और ये वीडियो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए। वेरिकोसील के पेशेंट्स हमेशा सर्जरी की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, एज इन किसी और ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ ना जाते हुए। अब मैं बात करता हूँ सर्जरी के बारे में। सर्जरी आपको हर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास आप जाओगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही यही है। अब मान के चलो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो और एलोपैथिक वाले कहते थे कि ये अब सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि सर्जरी इसका एक ऑप्शन है। अब आप सर्जरी के बारे में सोचते हैं। अब एक चीज़ बताओ, नॉर्मली मैं और आप एक नॉर्मल एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट को दो तरीके से या उस जगह को काट के निकाल दें, या जो वेन जो डायलेटेड हो रही है, जो मोटी हो रही है, उस वेन को ही निकाल के बाहर फेंक दें, क्या आपका ब्लड का फ्लो पहले जैसा रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो पहले जैसा ब्लड फ्लो नहीं रहेगा। तभी वो आपको एक साइनिंग दे देते हैं, कंसेंट साइन करवा लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर ये दोबारा हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके सर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर दोबारा वेरिकोसिल डेवलप होता है तो। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ये दोबारा से हो सकता है, उनको पता है। इसीलिए वो पहले ही आपको कंसेंट साइन करवा लेते हैं कि ये दोबारा हो सकता है, और अगर कोई फॉल्ट होता भी है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब बहुत सारे मैं पेशेंट्स देखता हूँ सर्जिकल भी, तो उसमें ये देखते हैं कि सर्जरी से पहले उन्होंने ना कभी सीमेन एनालिसिस करवाया, ना उन्होंने कोई ऐसा टेस्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने सर्जरी कर दी। अब उसके बाद क्या होता है ना, सर्जरी से पहले हमें सीमेन एनालिसिस का पता था कि हमारे स्पर्म काउंट कितने रहे थे, और आफ्टर सर्जरी हमको कितनी डिसएडवांटेज हुई, क्या पता हमारे स्पर्म काउंट किसी एक लिमिटेशन पर रुक गए। बट यही भी चीज़ लेवल एक अलग तरफ रख देते हैं, और स्पर्म काउंट को भी एक अलग रख देते हैं कि स्पर्म काउंट तब नीड होती है जब हमें बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। आई मीन टू से बर्थ एज इन चाइल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें स्पर्म की नीड पड़े। उससे पहले तो हम सिर्फ और दर्द में रहते हैं। वेरिकोसील में हमको दर्द रहता है, सिम्टम ही ऐसे हैं। टेस्टिकल्स आपके इन्फ्लेमेशन रहते हैं, हीट डेवलप होती है, हमारे टेस्टिकल्स गर्म रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें, दिक्कतें जो हैं वो आपकी वेरिकोसील से जुड़ी रहती हैं। बट वेरिकोसील को हम सर्जरी से क्योर करते हैं, है ना। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, चलो भाई सर्जरी करवा लो। अब वहाँ पर क्या होता है कि हम सर्जरी तो करवाने जाते हैं, वहाँ पर कंसेंट भी साइन कर देते हैं, और फिर ये पूछते हैं कि आप गारंटी लेते हो? नहीं, गारंटी नहीं लेते कोई भी सर्जन, क्योंकि दोबारा हो सकता है। वहीं पर हम कहते हैं कि आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप आयुर्वेद की तरफ जाओ, हम नहीं कहते आप होम्योपैथी की तरफ जाओ, बट वहाँ पर अपनी मेडिसिन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमें एलोपैथिक से हटकर थोड़ा सा हमें होम्योपैथी या आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर मे भी शायद इसका क्योर है। ये नहीं होता कि सारे के सारे पेशेंट एक ही जैसे ही होते हैं। सब पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो सबकी सेम होती है। वेरिकोसील में भी डिफरेंट सिम्टम्स हमें हर पेशेंट में अलग अलग मिलते हैं। अब जैसे कि देखा जाए कि किसी पेशेंट को बैक में पेन होता है वेरिकोसील में, किसी को नहीं होता। किसी को पैरों की तरफ, नीचे की तरफ जाता है पेन वेरिकोसील में, किसी को नहीं जाता। किसी वेरिकोसील के पेशेंट को पेन ही नहीं होता, किसी पेशेंट को बहुत पेन होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग पेशेंट की अलग अलग वेरिकोसील में अलग रीज़न रहता है या अलग सिम्टम्स रहते हैं। अब वहीं पर हम बात करते हैं कि वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट कम करता है या नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि नील स्पर्म काउंट हो गया वेरिकोसील की वजह से। ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है वेरिकोसील उसके पीछे कारण हो। हाँ, वेरिकोसील अगर आपके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो हम कह देते हैं कि हाँ, ये आपकी वेरिकोसील की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मे बी शायद आप नील स्पर्म काउंट आ रहे हैं। बट एक्चुअल वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट कम नहीं करता, स्पर्म काउंट लो जरूर कर देता है। अब वो लो, WHO की रिपोर्ट जो होती है 15 मिलियन से कम हुए तो वो लो कैटेगरी में रखते हैं, तो 15 मिलियन से अगर लो होती है तो वो लो कर जरूर देता है, बट वो आपको नील स्पर्म काउंट नहीं देता। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया क्रिएट हो जाता है कॉज ऑफ वेरिकोसील। अब वेरिकोसील तो हो गया, अब वहाँ पर सर्जन क्या कहेगा? सर्जन कहेगा सर्जरी करवा लो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन ही नहीं है जो आपकी उस प्रॉब्लम को, इन्फ्लेमेशन को या उस दिक्कत को वो उस टाइम ठीक कर पाए। वो उनके पास कुछ गिनी चुनी मेडिसिन होती हैं जो आपको दे दे, अगर बेनिफिट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास तो एक ऑप्शन बचा ही हुआ है कि
वेरिकोसील की सर्जरी है और आप वो सर्जरी को भी ऑप्शन बना सकते हो अपनी लाइफ में, बट उसको फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं बात करूँ, अगर वेरिकोसील को अगर हमें सर्जरी ठीक करना है, वो तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं ना, सबसे आखिर में भी तो कर सकते हैं ना। उससे पहले हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं, अपने सिम्टम्स को काम डाउन तो कर सकते हैं, अपने स्पर्म काउंट को तो रेस कर सकते हैं, बच्चा भी आराम से पैदा कर सकते हैं उसी वेरिकोसील के रहते ही। बट हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेरिकोसील में सर्जरी रिकमेंड कर दी है, हमें सर्जरी करवानी ज़रूरी है, नहीं तो मैं नपुंसक बन जाऊँगा। नहीं तो ऐसी सोच आप जब रखना चालू कर देते हैं तो वो सोच आपको दिक्कत दे जाती है, और उस सोच से हमें भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप सर्जरी करवा कर आ चुके हो तो हम वहाँ पे मेडिसिनल कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको देंगे या आपको मेडिकेशन देंगे, तो वो उस पर वो वर्क नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल विदाउट सर्जरी वाले वेरिकोसील के पेशेंट को ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पर हमारे भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं जो ऑल्टरनेट मेडिसिन को पे वर्क करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेद हो। तो यहाँ पर वेरिकोसील के पेशेंट्स को ये समझना जरूरी होता है कि वेरिकोसील सिर्फ वेरिकोसील लेकर नहीं आया, वेरिकोसील के साथ अदर सिम्टम्स भी लेकर आया। अगर आपके सिम्टम्स काम डाउन हो रहे हैं, अगर आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, साथ में आपके स्पर्म काउंट रेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल कैटेगरी में जा रहे हो, सही कैटेगरी में जा रहे हो, आप ठीक होती हुई कैटेगरी में जा रहे हो। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कह देते हैं कि आप एक सेफर साइड जा रहे हो, आपकी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, आपके टेस्टिकल्स प्रॉपर वर्किंग करते जा रहे हैं, आपके वहाँ का ब्लड का फ्लो सही होता जा रहा है, और जिससे आपको ये दिक्कतें दोबारा ऐसा सच नहीं है कि दोबारा क्रिएट हो जाएगी। और एक चीज़ बताओ, डायलेटेड वेन जो होती है ना, वो दोबारा रीसाइज में आने में टाइम टेकिंग होती है। हमने से ब्लड का फ्लो बेटर करना होता है। ब्लड का फ्लो बेटर हो गया जब आप जोर लगाएंगे वालसवा में, क्योंकि जब हम लैब में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट में एक चीज़ करवाते हैं, वालसवा कंडीशन में एक कंडीशन होती है जिसमें वो आपको कहते हैं नीचे की तरफ जोर लगाओ वेरिकोसील में। अब वो वेरिकोसील में आप जब नीचे में जोर लगाते हो तो जोर की वजह से वो मोटी होती है, डायलेटेड वेन जैसे वेन होती है वो मोटी होगी। अब वो वेन जो मोटी होगी वो ही वेरिकोसील कहलाता है। अगर वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर है, चाहे वो मोटी भी पड़ी है, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई रुकावट नहीं है, आपके यूएसजी या कलर डॉपलर में वो आपको वेन दिखाएगा ही नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सिंपली एक सर्जरी को लीस्ट ऑप्शन बना के रखिए। सर्जरी क्योर नहीं है, सर्जरी सिर्फ और सिर्फ उसको कुछ टाइम संभालने का एक ज़रिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वहाँ पर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन पे जाइए, आयुर्वेद पे जाइए, उस पर हेल्प लीजिए और उस चीज़ को क्योर कीजिए। और अगर आपके माइंड में डाउट रहता है वेरिकोसील के रिगार्डिंग कि मैं सर्जरी करवाऊँ या ना करवाऊँ, आपकी रिपोर्ट्स भी हैं, आपको बहुतों ने कह भी दिया है, रिकमेंड कर दिया है, दर्द भी इतना हो रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे एक बारी कॉल कर सकते हैं, मुझसे एक बारी उसका या मेरी टीम से उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी समझ आई हो कि सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा। थैंक यू।